एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या नागपुर से चलेगी सरकार। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज से दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक शुरू हुई है। इसके बाद बैठक में परसों प्रधानमंत्री के शामिल होने की भी चर्चा है। विरोधी इसी बात को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। बीजेपी ने साफ किया है कि बैठक के एजेंडे में सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं है, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, उसका अप्रेजल होगा। आपका बचपन से जुड़ाव है आरएसएस के साथ, जाहिर है आपकी सोच पर, आपके जो क्रियाकलाप हैं उस पर आरएसएस की छाप होगी। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, उस पर भी संघ की छाप होगी क्या? मुझे सरकार चलानी है। सरकार चलती है संविधान के तहत। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी का ये वो बयान है जो उन्होंने पीएम बनने से पहले एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिया था। सरकार बनने के 1.25 साल बाद दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की बैठक हो रही है। एक प्रश्न आपके मन में रह सकता है कि प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? तो अनुकूलता के अनुसार वे भी रहेंगे, शायद पूर्ण समय नहीं रहेंगे, जैसे उनका कन्वीनियंस हो वे बैठक में रहेंगे। इसी को लेकर विरोधी अब सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है तो आरएसएस 3 दिन तक मोदी सरकार के प्रदर्शन का अप्रेजल करेगा। क्या अब भी कोई मुझे बताना चाहता है कि वो एक सामाजिक संगठन है? उमर अब्दुल्ला जिस अप्रेजल शब्द का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब होता है कामकाज का मूल्यांकन करना। अमूमन कंपनियों में कर्मचारियों के कामकाज के मूल्यांकन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ न कोई सरकार की समीक्षा हो रही है, न सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। देश के सामने के कुछ मुद्दों पर, कृषि क्षेत्र के मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे, आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, जो संघ के प्रिय विचार के चर्चा के विषय होते हैं, उन पर सभी का राय, वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास हो रहा है। आरएसएस की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। बुधवार को पहले दिन की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, रसायन मंत्री अनंत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के आखिरी दिन शामिल होंगे। अब इसी बात को लेकर विरोधी इतिहास का पन्ना पलटते हुए सवालों की बौछार कर रहे हैं। आज अगर आरएसएस देश की राजनीति में शिरकत कर रहा है, देश की कैबिनेट और देश का प्रधानमंत्री वहां जाके जी हुजूरी कर रहा है, उसके सामने अपने पिछले 15 महीने का ब्यौरा दे रहा है, तो स्पष्ट तौर पर राजनीति के अंदर आरएसएस का हस्तक्षेप है और ये सरदार पटेल को दिए गए उस वायदे के साथ धोखाधड़ी है। ऐसा नहीं है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की समन्वय बैठक में शामिल होने वाले पहले शख्स हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ की समन्वय बैठकों में जाया करते थे। इस तरह की बैठकों में देश दुनिया के मुद्दों सहित सरकार के कामकाज और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन पर चर्चा हुई और आरएसएस ने सरकार पर इसे जल्द लागू करने का दबाव बनाया है। बैठक में जातीय जनगणना, पटेल आरक्षण और बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यहाँ राम मंदिर और आरोपी दोनों को लेकर जो खबरें आई है, दोनों बातों के खबरें बेबुनियाद है, कोई चर्चा नहीं होने वाली है इन दोनों मुद्दों पर। समन्वय बैठक शुरू होने से पहले आरएसएस के बड़े नेताओं ने संगठनों के प्रतिनिधियों से सरकार के कामकाज पर फीडबैक लिया। मोदी सरकार बनने के बाद आरएसएस के सभी संगठनों के साथ ये पहली बैठक है। और कुछ अहम सवाल भी हम अपने दर्शकों के सामने रख दें इस मुद्दे से जुड़े हुए, जिनके हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या नागपुर से चलेगी सरकार? इसके अलावा क्या आरएसएस सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगा? आरएसएस की बैठक में प्रधानमंत्री को क्या जाना चाहिए? आरएसएस और बीजेपी की बैठक पर राजनीति कर रहा है क्या विपक्ष?
इससे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। संबित, ये कहा गया है, राम माधव आज सामने आए और उन्होंने कहा कि समीक्षा नहीं की जा रही है सरकार के कामकाज की, लेकिन सरकार के सभी अहम मंत्री, सरकार के में मौजूद सभी जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो गए हैं इस समन्वय समिति की बैठक में और उनके सामने उन्होंने बताया कि जो देश के अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है, उन पर बातचीत हो रही है, तो इसे सरकार की नीति को प्रभावित करना, उसको चलाना, उसको डिक्टेट करना नहीं कहा जाएगा, तो और क्या कहा जाएगा? नहीं, पहली बात है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा एक परिवार है। ये एक पारंपरिक रूप से इस परिवार के लोग समन्वय बैठक में भाग लेते हैं। अभी आपने देखा विकास भदौरिया जी, आप ही के रिपोर्टर कह रहे थे, वाजपेयी जी भी समन्वय बैठक में जाते थे। ये तो एक परंपरा है, प्रत्येक वर्ष समन्वय बैठक होती है और देश के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे हम सरकार में हो चाहे हम सरकार में ना हो, हम उन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने का अर्थ ये नहीं होता है कि पॉलिसी को ट्वीक करना। पॉलिसी को ट्वीक करने का अगर अर्थ समझना है तो आपको कांग्रेस में जाना होगा और देखना होगा किस प्रकार से सीबीआई के निर्णय को 10 जनपद के कहने पर अश्विनी कुमार ने ट्वीक किया था, उसको ट्वीक करना कहते हैं। चर्चा करने से ट्वीक हो जाता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और हम क्या चर्चा कर रहे हैं? लेकिन इंश्योरेंस बिल पर, तमाम विषयों को लेकर इंश्योरेंस बिल पर आरएसएस क्या सोचता है? आपत्ति क्या हो सकती है? भूमि अधिग्रहण बिल पर आरएसएस क्या सोचता है? क्या वो डिक्टेट नहीं कर रहा है कि सरकार अपनी नीति किस तरह से बनाए? क्योंकि उसकी सोच किसी हद तक कुछ अलग रही है सरकार से इन मुद्दों पर। देखिए, समन्वय बैठक में जो भी एजेंडा है, उस एजेंडे के विषय में माननीय राम माधव जी ने आपको बताया कि हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। अब इंश्योरेंस बिल पे संघ क्या सोचती है? क्यों संघ कोई सोच नहीं रख सकती क्या? आप इंश्योरेंस बिल को लेके आप भी जाके सरकार को सुझाव दे सकते हैं, जिस प्रकार से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए हैं। लैंड एक्विजिशन को लेकर तमाम फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने विषयों को सरकार के समक्ष रखा है। लोकतांत्रिक देश है, कोई भी अपने सोच को रख सकता है, इसमें बुराई क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है और ये हम करते रहें, चाहे भली सरकार में हो या ना हो। अखिलेश जी, लेकिन क्या आप फिर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि क्योंकि विपक्ष इस तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है, क्या विपक्ष इस बैठक को लेकर राजनीति कर रहा है? और आप पर तो सवाल उठा रहे हैं संबित पात्रा की वो नहीं कर रहे हैं जो आपने किया। देखिए, कोई नई चीज नहीं हो रही है। एक परिवार है जिसका नाम है संघ परिवार, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि क्या नागपुर से चलेगा। सही बात है, सन 25 में इसकी स्थापना हुई, सन 85 तक राम की भक्ति इन्हें नहीं याद आई थी, सन 85 के बाद याद आई। और ये मैं बार बार कहता हूं, सुविधा और सत्ता के राष्ट्रभक्त हैं ये। जब भी सत्ता लेनी होती है तो इनका राम मंदिर भी साइडलाइन हो जाता है, क्यों नहीं आरएसएस जोड़ लगता? इनका कॉमन सिविल कोड भी साइडलाइन हो जाता है, इनका 370 भी किनारे हो नहीं। जाता तो अखिलेश जी, आप क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा साइडलाइन कर देते हैं या सरकार में दखल अंदाजी कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर? आतंकवाद, पाकिस्तान, तो ये हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि ये परिवार के अंग हैं, संघ परिवार के, वो कंट्रोल करता है और उसे सिर्फ सत्ता चाहिए। एनी हाउ, सत्ता से बाधक अगर कोई उनके वादे हैं तो उन वादों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं। सुविधा के अनुसार इनकी राष्ट्रभक्ति है, सुविधा के अनुसार इनकी सत्ता चाहिए। नहीं, लेकिन तो आज सारे मंत्री क्यों जा रहे हैं वहाँ? हाँ, ये सवाल है, क्यों बता रहे हैं जी? क्यों सारे मंत्री वहाँ पे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्यों दरबार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो तो हम हमेशा करते हैं, समन्वय समिति वही है, सरकार में हो या ना हो, वही है। हाँ, रिपोर्टिंग चौकी वही है। हाँ जी, बोलिए। भाई वो कहे ना मैं राजनीतिक संगठन हूँ, ठीक है, आप मैं राजनीतिक संगठन, मतलब सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, पॉलिटिकल चीजों से आप अपने आप को कहे मैं एक सामाजिक संगठन, लेकिन राजनीतिक संगठन को कंट्रोल करें और उसकी कोई जवाबदेही आपकी नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है। सुमेरा एक सेकंड, एक सेकंड सुमेरा जी, जी बोलिए। ये बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के
पावर एंजॉय करने वाली संस्था है। ये अखिलेश जी, आप जब ये कह गलत रहे है। हैं कि परिवार आपत्ति है इस पे। और उसे सत्ता चाहिए, ये एक ही परिवार है ऐसा देश में जिसको सत्ता चाहिए और कोई दूसरी परिवार वैसे नहीं है। लेकिन जो एक सवाल ही उठाया परिवार है। अखिलेश जी ने, सबसे उस खतरनाक सवाल को आगे परिवार बढ़ाते हैं, उस सवाल को आगे बढ़ाते सत्ता हैं। से बाहर आते ही जल बिल मचली प्रदीप जी वाला हमारे साथ हालत मौजूद है, वरिष्ठ किसी पत्रकार परिवार का प्रदीप जी। होता है तो वो परिवार प्रदीप 10 जी, जनपद में लेकिन रहता है। फिर ये सवाल सांस्कृतिक संस्था पर कहाँ रह गई? राजनीति में पूरी तरह से दखलंदाजी है और फिर भी सांस्कृतिक संस्थाएं, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, सारे मंत्री वहां जा रहे हैं, नीति क्या हो सरकार की उसमें उनकी पूरी दखलंदाजी है, तो फिर विदाउट सांस्कृतिक संस्था अकाउंटेबिलिटी कैसे? सब कुछ एंजॉय करेंगे। ठीक है जी नहीं, प्रदीप। देखिए ऐसा है कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं। संघ और बीजेपी के रिश्ते इस तरह के जब से जनसंघ बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से रहे हैं। तो कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं है कि संघ का राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले और संघ की दखलंदाजी है और पूरी तरह से निश्चित सरकार रूप में। से नीतिगत मामलों में संघ का प्रभाव बीजेपी पर पड़ता है। उसकी पार्टी चल रही हो, सत्ता में ना हो तब, और सत्ता में हो तो सत्ता में रहने पर जो सरकार की नीतियां होती हैं उन पर भी असर पड़ता है। लेकिन रोजमर्रा की सरकार की गतिविधियों की कोई समीक्षा संघ करेगा इस बैठक में। लेकिन अब अप्रेजल कर रहा है क्या वो 1.5 साल के काम? मुझे नहीं लगता। लेकिन निश्चित रूप से जो संघ जिन मुद्दों को महत्वपूर्ण मानता है उन पर सरकार क्या कर रही है, किस तरह की चिंताएं उसकी हैं और सरकार से उसकी क्या अपेक्षा है, ये निश्चित रूप से इस बैठक में मुझे लगता है कि इसकी चर्चा होगी। ठीक है, जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर अपनी जो चिंताएं हैं या अपनी जो उनकी कंसर्न्स है उसको सामने रखेंगे सरकार के। राघव चड्ढा भी हमारे साथ मौजूद है। राघव, लेकिन संबित पात्रा का यह कहना और बीजेपी की तरफ से एक आ गया, राम माधव भी आज सामने जब आए, कि ये समन्वय बैठकें तो हम पहले भी करते रहे, जब सरकार में थे तब भी, जब सरकार में नहीं हैं अभी फिलहाल तब भी, और जब नहीं थे तब भी करते थे। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं करता आरएसएस, तो चर्चा कर सकते हैं ना वहां पे। देखिए, भारत और भारत की राजनीति, भारत का लोकतंत्र एक संविधान के हिसाब से चलता है। वो संविधान ये कहता है कि जनता आपको वोट देती है और यदि आपको पर्याप्त वोट मिलते हैं तो आप सरकार बनाते हैं और आपकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। अब यहां हम देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था, और मैं इन स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और तमाम मंत्रियों को अपने पास समन करती है, अपने पास बुलाती है, अपने विचार बताती है और उन्हें बताती है किस प्रकार से देश में नीतियां बनाई जाएं। ये जो पूरी रंगरचना है, ये भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है और उसकी खिल्ली उड़ाता है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार से संस्थानों में आरएसएस का प्रभाव दिखता है, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो एफटीआईआई हो, चाहे वो आईआईटी हो या आईआईएम्स हो, किस प्रकार से देश के उच्चतम सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को खराब करा जा रहा है। और एक बात मैं और आपकी जोड़ दूं, एक बात और जोड़ दूं, आज देश के आम आदमी को क्या मिला? हमारी ये शिकायत थी कि 10 जनपद से सरकार चलती है, अब 10 जनपद से नहीं चलती तो नागपुर से चलती है। हमारी शिकायत ये थी कि गांधी परिवार सरकार चलाता है, अब गांधी परिवार सरकार नहीं चलाता तो संघ परिवार सरकार चलाता है। तो आज देश के आम आदमी को, आम नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों सरकारें रिमोट कंट्रोल सरकारें हैं। बड़ा सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही संसद के प्रति और देश की जनता के प्रति है, क्या उन्हें जाना चाहिए अपने कामकाज के बारे में बताने के लिए इस तरह से आरएसएस की बैठक में? देखिए, यूं तो मैं आम आदमी पार्टी के इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, मगर फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक बात याद दिलाऊं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जाके अन्ना हजारे जी से और उनके समर्थकों से मिलते हैं, और जब भी वो यहाँ आते हैं अन्ना हजारे जी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाते हैं, उनसे नीतियां नहीं निकालते, वहां जाकर ये बात नहीं होती कि दिल्ली सरकार को कैसे चलाया जाए, या आदर पूर्वक इतना सिंपल नहीं है। समझाएं। नहीं, ये बीच में बोलने का काम बंद करें, वरना डिबेट नहीं हो पाएगा। आरएसएस देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर ये नहीं बताता कि भूमि अधिग्रहण पे आपकी क्या नीति होनी चाहिए। चर्चा हो पाएगी। उनकी बात सुन लेते हैं। आप सुमेरा, चलिए ठीक है, आप संबित अपनी बात पूरी करेगा। हमारे साथ आरएसएस से संदीप महापात्रा भी मौजूद है, उनका पक्ष भी लेंगे, उनसे भी जानेंगे आरएसएस के बारे में और बीजेपी से आरएसएस के रिश्तों के बारे में, कि नागपुर से सरकार चलेगी, इस सवाल पर जवाब लेंगे।
क्या नागपुर से चलेगी सरकार, क्योंकि बैठक हो रही है, आज पहला दिन था, समन्वय बैठक हो रही है बीजेपी और आरएसएस के बीच। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ आरएसएस से संदीप महापात्रा भी मौजूद हैं। संबित, आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे ब्रेक से पहले जो आप कर रहे थे, मैं वापस आऊंगी, आप बात पूरी करेगा, लेकिन संदीप को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। संदीप महापात्रा जो हमारे साथ आरएसएस हैं। संदीप, एक बड़ा सवाल ये कि ये जो बैठक हो रही है और ये लगातार बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि हम क्यों ना जाएं, ये समन्वय बैठक पहले भी होती है, अब भी हो रही है, ये हमेशा होती है, एक निरंतर ये प्रक्रिया है समन्वय बैठक होने की बीजेपी और आरएसएस के बीच। लेकिन फिर आरएसएस को सांस्कृतिक संस्था कैसे कहा जा सकता है? वो राजनीतिक संस्था क्यों नहीं है? राजनीति में उसका पूरी तरह से दखल अंदाजी है। सरकार के तमाम मंत्री वहां पर गए हैं, प्रधानमंत्री भी वहां पर जाएंगे, नीतियों के बारे में बताएंगे, नीतियां क्या हो, क्या चाहता है आरएसएस देश में, किस तरह की जो नीतियां आगे लागू की जाए। तो फिर सांस्कृतिक संस्था कहाँ रह गई? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये केवल मात्र आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इसके समन्वय समिति की बैठक नहीं है। इस मीटिंग में और ये पूरे 3 दिन के प्रक्रिया में और भी आनुषंगिक संगठन है, 15-16 आनुषंगिक संगठन है जो कि देश भर में काम करते हैं। सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों से लेके गुजरात तक, अनंतनाग से लेके कन्याकुमारी तक, और ये सब ऐसे संगठन है जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और जो समन्वय समिति की बैठक की बात आप कर रहे हैं, हर 6 माह में एक बार ये बैठक होती है, असेसमेंट किया जाता है कोई भी संगठन। और आपको मैं ये बता दूं, सन 1925 से अखिलेश जी बता रहे थे बार बार कि 1925 में स्थापना हुई। अखिलेश जी को मैं ये बताना चाहूंगा, 1925 में जिस संगठन का स्थापना हुआ, 90 साल तक जिस संगठन निरंतर भारत के लिए काम कर रहा है, देश हित के लिए काम कर रहा है, और उस संगठन के अगर असेसमेंट ना हो काम के, तो काम कैसे आगे बढ़ेगा? तो उसको केवल मात्र ये देखने के लिए कि बीजेपी के काम का असेसमेंट। लेकिन संदीप जी, संगठन के कामकाज का असेसमेंट या सरकार के कामकाज का असेसमेंट? 9 दशक से काम कर रही है पूरे संगठन, जितने सब संगठन के कामकाज के असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसमें किस और संघ एक सामाजिक, मेरे बात पूरा करने ले लीजिए, मेरे को अपने बात पूरा करने दे दीजिए कि संघ एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक स्तर पे काम करती है, जमीनी स्तर पे काम करती है, और एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस के अपने पार्टी मीटिंग नहीं करते क्या? आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता अभी संघ के बारे में कुछ बोल रहे थे। इस देश की विडंबना ये है कि संघ के कार्य पद्धति क्या है, कांग्रेस पार्टी मीटिंग करती है, लोग संघ के बीजेपी भी पार्टी मीटिंग करती है, लेकिन आरएसएस और संघ परिवार के बाकी और संगठन जब सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं, तो फिर वो तो सरकार में दखल अंदाजी है ना, वो तो राजनीति में दखल अंदाजी है देश की। वो फिर सिर्फ सांस्कृतिक संस्था कहाँ है? सरकार में कहाँ दखल अंदाजी? सरकार में कहाँ दखल अंदाजी है? सरकार को भारत की जनता ने चुना है। सरकार अपने हिसाब से चल रही है। पार्लियामेंट में जो विधेयक आते हैं उसके ऊपर डिबेट्स होते हैं, सरकार अपने हिसाब से चल रही है। वहां पे कहाँ पे दखल अंदाजी की आप बात कर रहे हैं? संगठनात्मक दृष्टि से चूंकि आनुषंगिक संगठन विचारधारा के स्तर पे ओतप्रोत जुड़े हुए हैं, विचारधारा के स्तर पे एक 1 पॉइंट एजेंडा है, तो इसीलिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? ठीक है, इस पर अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं और राघव भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। क्या नागपुर से चलेगी सरकार? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद है। संबित, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है इस बैठक में प्रधानमंत्री के जाने को लेकर, वो ये कि क्या प्रधानमंत्री को जाना चाहिए इस तरह की बैठक में जहां पर इस तमाम सरकार की उपलब्धियों पर, सरकार की कमियों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, पहली बात तो एक लाइन में समझ लीजिए कि ये जो बैठक हो रही है ये समीक्षा नहीं, समन्वय है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बहुत सारा मैं बोलूं उससे अच्छा 3 लाइन में समझा देता हूं डिफरेंस क्या है। एक होता है रिमोट कंट्रोल, एक होता है कंपस। रिमोट कंट्रोल में कंट्रोल का बटन होता है, आप बटन दबाइएगा तो वही होगा जो आप बटन दबा रहे हैं। कॉम्पस में मोरालिटी स्टैंड होता है, वो समन्वय होता है कि सही दिशा में समाज चल रहा है कि नहीं, वो आप कंपस में देखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आरएसएस एक ऐसी संगठन है 1925 से लेके अब तक
हिंदुस्तान में कहीं भी अगर बाढ़ होता है तो पहले स्वयंसेवक खड़ा मिलता है, हिंदुस्तान में भूकंप होता है पहले स्वयंसेवक खड़े मिलता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है स्वयंसेवक खड़ा मिलता है। ऐसी संगठन से दो प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के कद्दावर लोगों को जन्म देने वाली मातृ संगठन में अगर प्रधानमंत्री चले गए तो ये गर्व का विषय है। लेकिन सवाल और जवाब कैसा होना चाहिए? लेकिन संबित, आपने कहा समाज सही दिशा में चल रहा है या नहीं, ये कंपस से निर्धारित होता है और संघ उस तरह का एक कंपस है। समाज या सरकार सही दिशा में चल रही है या नहीं, उसको देखने के लिए है ये कंपस क्या? मैंने कहा समाज, मैंने सोच समझकर शब्द का प्रयोग किया और देखिए समाज में क्या विचार है, क्या महत्वपूर्ण विषय है, उन पर चर्चा करने का अधिकार सभी संगठनों का है। रिमोट कंट्रोल केवल 10 जनपद में है। हमारे पास कंपस है, ये याद रखिए। उसी संस्था से आते हैं, प्रचारक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, अगर वहां जा रहे हैं तो फिर सवाल क्यों उठना चाहिए? देखिए सुमेरा, एक राजनीतिक दल होता है, वो चुनाव में उतरता है, उसकी सरकार बनती है। उस राजनीतिक दल को यह पूरा अधिकार होता है कि वो सरकार का लेखा जोखा, कामकाज या नियंत्रण या अपने वादों के हिसाब सरकार को चलवावे, क्योंकि उस राजनीतिक दल की अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन जो दल, जो संस्था की कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो जब इन सारे चीजों को कंट्रोल करे, और वो संस्था कौन सी है? जिसके विचार हिंसक हैं, जिसके विचार कट्टर हैं, जो कटुता फैलाती है, नफरत फैलाती है, जिसके कारण इस देश में विस्फमन होता है और वो सोसाइटी को बांटती है और बातें करती है मुखौटा लगा के, लेकिन सत्ता के लिए हर चीज से समझौता करती है। तो वो संस्था के आगे जब लोग तलब होंगे तो फिर जवाबदेही की जो संस्था नहीं है, सवाल तब उठता है। इसीलिए जवाब इस पर क्या कहेंगे आप? और ये सत्ता ऐसी है, नहीं है इस संस्था की, यानी आरएसएस और उस संघ परिवार। जी मैं कह रहा हूँ जी, अखिलेश जी मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो समझ में आती है, बीजेपी का अधिकार है तलब करना, क्योंकि उसकी पार्टी चुनाव में गई थी, उसे जनादेश मिला था। बीजेपी को तलब करने का अधिकार है अपनी सरकार को। अकाउंटेबिलिटी और पार, इसके बारे में वो बात ना करें। पार विदाउट अकाउंटेबिलिटी से ये लोग इतने ओतप्रोत से जुड़ गए हैं, और 2004 से 2014 तक इस देश ने देखा है कि पार विदाउट अकाउंटेबिलिटी का क्या परिणाम होता है। अखिलेश जी अभी भी उसी संदर्भ में भाई बात कर रहे हैं और उसी कश्मीर के बारे में बताएंगे। अखिलेश जी को मैं ये बता दूं, लेकिन संदीप जी यही सवाल तो संघ को लेकर भी उठ रहा है कि संघ के पास क्या सारी पावर है बिना अकाउंटेबिलिटी के। अपनी कश्मीर की भक्ति बताइए। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। भक्ति के बारे में कुछ बताएं। मेरे को आप बात करने दीजिए। अखिलेश जी जवाब सुन लेते हैं। मैं आपको अगर धैर्य है सुनने के, नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा अपने बारे में, आपके पास धैर्य होना चाहिए सुनने के लिए। संदीप जी यही सवाल संघ को लेकर भी है कि क्या पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी है? तो जान जाइएगा कश्मीर के बारे में। जी नहीं, वही एकदम नहीं। संघ में कभी भी किसी तरह की बातें इस तरह से नहीं की जहां पे कि सरकार को चलाने में किस तरह की दिक्कतें आई हों। संघ एक सामाजिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन होने के नाते समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है और समाज के जो बिंदु हैं या इश्यूज हैं जो समाज फेस कर रही है, उसको अगर संगठन के नाते अगर सरकार के सामने फेस करती है तो उसमें गलत क्या है? राघव इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। राघव, पावर नहीं चाहिए संघ को, वो तो सिर्फ सामाजिक संगठन है, क्या ऐसा? देखिए, सामाजिक, यही कहना कि सामाजिक संगठन है कि समाज के प्रति उनका दायित्व है कि वे पूरे समाज में क्या हो रहा है उसकी ठेकेदारी आरएसएस के पास है, इन सब पे अखिलेश जी आप मुझे बात रखने दीजिए। उत्तर किए जा रहे हैं, सब पे चर्चा करेंगे। संघ के बारे में बोलने से पहले आप सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं। घटना है जी, ऐसा परिवार है सुमेरा जी, सुन लीजिए राघव भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात आप लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सत्ता पिपासु आप लोग हैं। देखिए तीन चार बातें रखना चाहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, आज एक भारतीय होने के नाते हमारे भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
अब मोदी जी को यदि कोई संस्था समन करती है, आज एक ये बात मुझे बताइए, देश में ऐसा कौन सा एनजीओ है, कौन सी सामाजिक संस्था है, कौन सा ट्रस्ट है, कौन सा सेक्शन 25 कंपनी है, या कौन सी ऐसी संस्था है जिसके पास इतनी शक्ति या उसका अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है कि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल को समन कर सकता है। आप सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए, सुन लीजिए हमारी बात। ऐसा कौन सी संस्था है देश में जिसका अधिकार क्षेत्र इतना बड़ा है कि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री को समन करके अपने पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बुला सकता है? दूसरी चीज, आज ये भी देखिए, आज वहां पर देखिए, अपनी जुगलबंदी बंद करिए और बात सुनिए। आप लोग ऐसे ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। संबित पात्रा, इसीलिए देश बर्बाद हो रहा है। आप दूसरों लोगों की बात सुनने की हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। आज जनता को ये बताइए कि आरएसएस को 3 बार निलंबित किया गया था। आज बताइए जनता को, जब गांधी जी की आरएसएस ने मिठाइयां बांटी थी, आरएसएस ने गांधी जी की हत्या पर मिठाइयां बांटी थी। आज तक संघ गांधी जी की हत्या को गांधी वध कहता है। ये सच्चाई बताइए जनता को, सरासर गलत है। झूठ मत बोलिए राघव जी, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। आपके पास क्या तथ्य है? आपके पास क्या तथ्य है? दुष्प्रचार आप बंद करें, दुष्प्रचार आप बंद करें। गांधी जी सरदार पटेल का क्या बयान है? आप करते आ रहे हैं, इसके बावजूद उन्नति करेंगे। इसी मुद्दे पर रहते हैं राहुल गांधी जी भी मौजूद है। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? हालांकि वो एक प्रचारक रहे और उसी संस्था से आते हैं। आप कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलिए। स्वयं सेवक है, उस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ये एक अलग तरह का संबंध, दो संगठनों की एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। आज अगर देश के ज्यादातर हिस्सों में आदिवासियों का बड़ा वर्ग जो है भाजपा से जुड़ा है, उसका वोट मिल रहा है, तो उसका श्रेय संघ को जाता है। संघ ने जो काम किया उसका फायदा मिल रहा है। तो ये संघ को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को संघ की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री की जहां तक बात है, देखिए इस तरह का संगठन की व्यवस्था किसी और राजनीतिक दल के साथ नहीं है, तो ये एक अलग तरह की चीज नजर आती है। शायद मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री न जाए, देखिए अनौपचारिक भी बातचीत हो सकती है, उसके लिए कोई औपचारिक बैठक की जरूरत नहीं है। संघ को अगर कुछ कहना ही होगा, मान लीजिए कि संघ डिक्टेट करता है, और उसके लिए बैठक बुला के प्रतिनिधि शामिल हैं सरकार में भी और बीजेपी में भी। आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल के लोग तो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो इसलिए दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन संघ का है, कौन नहीं है। दखलंदाजी की बात वहां केवल कैबिनेट सचिव जब बाहर का कोई, अगली बैठक में ये लोग कैबिनेट सचिव को भी बुलाएंगे। एक ही है। लेकिन आपके मुताबिक प्रधानमंत्री को बचना चाहिए, अगर वो ना जाए तो ज्यादा अच्छा होता। जिस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री ऐसी औपचारिक बैठक में जाने से बचे तो शायद बेहतर हो। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे बीजेपी से भी और आरएसएस से भी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। एबीपी न्यूज और बड़ी बहस जारी है कि क्या नागपुर से चलेगी सरकार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संबित, अभी कुछ देर पहले प्रदीप जी जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को बचना चाहिए, जिस तरह की संवैधानिक संस्था की जो धारणा हमारे देश में बनी हुई है, उसको देखते हुए उन्हें बचना चाहिए इस तरह की बैठक में जाने से। देखिए, मैं बहुत सिंपल शब्दों में शुरू से कह रहा हूं, एक ही परिवार के लोगों का वार्षिक 2 बार मिलना, वर्ष में 2 बार मिलना, बैठ के समन्वय करना, यहां पे डिक्टेशन नहीं है, यहाँ पे केवल आचार विचार है, कोऑर्डिनेशन है। ये संगठन, देखिए हमारी पार्टी हिंदुस्तान में केवल एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है और दूसरी लेफ्ट पार्टी है, बाकी हिंदुस्तान में कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा बल संगठन है, हमारा सबसे बड़ा बल कम्युनिकेशन, मतलब आपके मुताबिक सिर्फ समन्वय है, कार्यकर्ता के नहीं किया जा रहा। बैठकर अगर हम समाज की अच्छाई के विषय में चिंता करते हैं तो किसको क्या परेशानी? अखिलेश जी, ये बड़ा सवाल है कि क्या संघ डिक्टेट कर रहा है या संघ के साथ सिर्फ समन्वय बैठक है ये? जी अखिलेश जी। हाँ, संघ ऐसी संस्था है, संघ ऐसी संस्था है जहां कोई आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी किसी को नहीं है। इतनी बड़ी संस्था बता रहे हैं,
लेकिन कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में किसी की मेंबरशिप न होती है, अभिव्यक्ति की आजादी न के उसका बारे कोई में आप रिकॉर्ड रहता बताइए। है, न किसी को निकाला जाता है, कोई अखिलेश ऑन जी, रिकॉर्ड जिस कहीं कांग्रेस कुछ नहीं पार्टी है। ने 1975 में इमरजेंसी लगाया था, क्योंकि वो अभिव्यक्ति इस की संघ स्वाधीनता के बारे में माध्यम से हमको ये यहाँ पे लोग लेक्चर जिस ना दें। प्रकार के कार्य करते हैं, अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट पे अपने मेंबरों के नाम, अपने मेंबरशिप के नाम, अपने फाइनेंशियल नाम ला देंगे तो कल इनको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बताएं ये लोग संघ की मेंबरशिप होती है? कोई ब्लैक एंड व्हाइट में मेंबर लिस्ट है या कोई नहीं? पार्टी विरोधी कार्य करता तो क्या उसको निकाला जाता है? संघ में है कुछ ब्लैक एंड व्हाइट? राघव बड़ा सवाल है कि क्या संघ डिक्टेट कर रहा है सरकार को कि सरकार कैसे चले, ये बड़ा सवाल है। या सिर्फ क्योंकि ये एक बड़ा परिवार है तो सब जानते हैं, तो बैठक होगी, लेकिन क्या डिक्टेट भी कर रहा है? किसी को पता है कि संघ का चुनाव समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, हर मिनिस्ट्री में संघ का दखल है, हर मिनिस्ट्री में संघ के लोगों को अपॉइंट कराया जा रहा है। मैंने तो कई संस्थाओं के नाम आपके चैनल पर लिए, कैसे करके जो देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं हैं उनको एक तरीके से आरएसएस के एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। और आज जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक बल बैठे हैं, आज पूर्व सैनिक बल जंतर मंतर पर बैठे हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री ओआरओपी के लिए बैठे जो पूर्व सैनिक है उनके पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर एक ऐसे संघ के पास जिसने महात्मा गांधी की हत्या को गांधीवाद कहा था, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर मिठाई बांटी थी, जो 3 बार निलंबित हो चुका है। डिक्टेट भी कर रहा है क्योंकि जिस तरह मान भी रहे संबित पात्रा कि अगर उनके लोग हमारी सरकार में हैं, मंत्रालयों में हैं, सरकार को डिक्टेट नहीं कर रहा, कैसे अलग किया जाए इस बात को? एक मिनट जी, समय खत्म हो रहा है। सरकार के समय पर जो है इस तरह की कोशिश संघ की ओर से एंटी नेशनल हो गए हैं और ये संघ को बहुत जल्दी समझ में आ गया था समझौते करे सरकार को जम्मू कश्मीर में कोई डिक्टेट नहीं, आप समन्वय से अपना काम चला सकते हैं, समन्वय के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। डिक्टेट करने से जो है बात बिगड़ती है, संबंध बिगड़ते हैं, उसका राजनीतिक नुकसान आखिरकार बीजेपी को। हमारे पास समय इतना ही है, केवल मात्र 2 सेकंड लूंगा मैं। माफ कीजिएगा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा के लिए इतना ही समय था। प्रधानमंत्री जाएंगे इस बैठक में, तीसरे दिन जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या शामिल होना चाहिए इस समन्वय बैठक में।